नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाउट मित्रा पर। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड जीके से संबंधित एमसीक्यूज़ कराएँगे। इस सीरीज़ में हम आपको उत्तराखंड के नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज़ कराएँगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से हम जानकारी दे सकें। आज की इस क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है हमारा, बालचा दर्रा जोड़ता है। तो बालचा दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो बालचा दर्रा जो है वो ऑप्शन ए चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं और चमोली और तिब्बत को कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं। तो चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं, एक है नीति दर्रा, फिर माणा, शलचल शलचल, चोरहोती, भीमुंडार, लमलंग और तुंजुम। ये सभी दर्रे जो हैं ये चमोली और तिब्बत के बीच स्थित हैं। अब देखते हैं हम उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे हैं। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच मेनली 4 दर्रे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये दर्रे हैं, पहला है थांगला दर्रा। थांगला दर्रा जो कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित है। और दूसरा है मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा जो है ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। तीसरा है नेलंग दर्रा। नेलंग दर्रा जो है ये हमारा नेलंग दर्रा, ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। फिर आता है सांग चोकला। सांग चोकला दर्रा, ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। आपने दोस्त देखा होगा कि इन सभी जो दर्रे हैं, ये चारों दर्रे, इन चारों दर्रों के अंत में ला शब्द आ रहा है। तो ला जिस दर्रे में आएगा हम उसको उत्तरकाशी और तिब्बत से जोड़ लेंगे, जैसे कि थांगला, मुलिंगला, नेलंगला और सांग चोकला। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित का सही मिलान करें और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों, आयोग आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत देता है, जिसमें हमसे पूछ लेता है कि इन पूछ लेता है कि मिलान वाले क्वेश्चन वह पूछ लेता है। जैसे कि इसमें पूछ लिया है कि हमें एक जनजाति दे दी है और उनका निवास स्थान भी दे दिया है, तो इनको हमें मिलान करना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है। कभी कभी वह मिलान वाले अलग अलग तरह से पूछ लेता है और इसका हमें कूट भी दे दिया है, तो इसमें हम गलती करने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हमें गलती नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी हम इनको ट्रैक कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहले जो कि भोटिया जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो भोटिया जनजाति जो है ये उत्तरकाशी और चमोली में निवास करती है। तो उत्तरकाशी और चमोली में हो जाएगी भोटिया, पहले का हो जाएगा। तो बोक्सा जनजाति, ये बोक्सा जनजाति जो है ये, देखो दोस्तों, बोक्सा कहने को तो उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी रहती है, लेकिन ये जो थारू है, थारू जनजाति ये नैनीताल और देहरादून में नहीं रहती है, बल्कि थारू जो है ये उधम सिंह नगर में अधिक रहती है। तो इसको हम अधिक मानेंगे कि जो थारू जनजाति है वो उधम सिंह नगर और नैनीताल में रहती है। जबकि बोक्सा नैनीताल और देहरादून में भी रहती है, तो बोक्सा जनजाति हो जाएगी नैनीताल और देहरादून, दो का हो जाएगा एक। फिर बचती है जौनसारी। जौनसारी टिहरी, वैसे तो जौनसारी देहरादून और उत्तरकाशी के क्षेत्र में, जौनसार भावर क्षेत्र में रहती है, और कुछ जो है ये टिहरी में भी इसका हिस्सा आता है। तो हम कहेंगे कि टिहरी में भी निवास करती है जौनसारी जनजाति। तो सी का हो जाएगा 4। तो 2, 1, 4 और फिर अंत में आ जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं 2, 1, 4, 3 किस में है। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए इसी में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल हमें ऐसे ही करने होते हैं। हमें पता है उत्तराखंड में मेनली 5 जनजाति हैं, जिनमें भोटिया, बोक्सा और जौनसारी, थारू हैं। एक जनजाति है राजी जनजाति। अब राजी जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है? राजी जनजाति जो है ये पिथौरागढ़ में निवास करती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो देखते हैं कौन सा भ्रंश। तो हमें पता है कि हिमालय को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है बृहत हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, और फिर आता है हमारा शिवालिक हिमालय। तो हमें से इसमें पूछा है कि लघु हिमालय और महान हिमालय, यानी कि ये बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है? तो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो है ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश पाया जाता है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश पाया जाता है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो पाया जाता है वो मुख्य सीमांत भ्रंश पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उत्तराखंड में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका तो सीधा सीधा है कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कभी कभी जो है क्वेश्चन
पूछ लेता है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकसभा सीट नहीं है, तो क्वेश्चन हमें इन सभी पाँचों सीटों के नाम भी याद करने पड़ जाते हैं। तो देखते हैं कि वो पाँचों लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं, जिसमें पहली है हरिद्वार, फिर है गढ़वाल, दूसरी है गढ़वाल, तीसरी है टिहरी गढ़वाल और चौथी है नैनीताल, फिर है अल्मोड़ा। तो ये 5 जो हैं ये उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा जो है ये कुमाऊं में है और बाकी 3 जो हैं ये गढ़वाल की लोकसभा सीटें हैं। और इनमें से एक अल्मोड़ा जो है ये एससी के लिए आरक्षित है। तो देखा दोस्तों, हमने एक ही सवाल से कितने सारे फैक्ट्स एक साथ कर लिए हैं। इन सभी फैक्ट्स को आप नोट करते चलें और आपको बताना है, आपको एक सवाल का आंसर कमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। जो ये अल्मोड़ा लोकसभा सीट है इसके वर्तमान सांसद कौन है। तो आप चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो दोस्तों ये भी नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है जो आयोग इस समय पूछता है, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही हैं। कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, जैसा कि ये सवाल है। तो देखते हैं इन कथनों में से कौन कौन सा सही है। माधव सिंह भंडारी जो है ये महीपति शाह का सेनापति था। तो माधव सिंह भंडारी क्या महीपति शाह का सेनापति था? तो जी हाँ, बिल्कुल महीपति शाह का ये सेनापति था। गुरु राम राय को देहरादून में ज़मीन फतेहपति शाह ने प्रदान की थी। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन 2 भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर तीसरा कथन है, मानवोदय काव्य की रचना प्रदीप शाह के शासनकाल में हुई थी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मानवोदय काव्य की रचना मान शाह के शासनकाल में हुई थी। तो मान शाह के शासनकाल में होती है मानवोदय काव्य की रचना। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया है कथन और निष्कर्ष वाले। तो कथन और निष्कर्ष तो नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम है, जो कि 4 मार्च 2016 को लागू हुआ था। तो 4 मार्च 2016 को उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। उत्तराखंड पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड पंचायतों में, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। और कथन 2, उत्तराखंड पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में जो है वर्तमान समय में 50% जो है वो सीटें आरक्षित हैं उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए। और ये 2008 से उत्तराखंड में पंचायतों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, जिसको 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था 2008 में। तो दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया गया है। तो यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लॉक परिषदों का जो गठन है वो मध्यवर्ती स्तर पर ही किया गया है। फिर आता है हमारा खंड विकास अधिकारी। चौथा कथन है, खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो कथन 3 और 4 बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी, कथन 3 और 4 सही हैं। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण के लिए भेजी। तो दोस्तों ये टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर 3 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो जो ये जो 4 बटालियन बनी थी उस समय जब अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण किया था, तो उनमें से उन 4 बटालियनों में से हमें देखना है कि उन 4 बटालियनों का नेतृत्व किस किस ने किया था। तो देखते हैं इसमें किस किस ने उन 4 बटालियन का नेतृत्व किया था। तो जनरल मार्ले ने किया था, जनरल ऑक्टरलोनी ने किया था और जनरल जेलेस्पी ने किया था। जनरल हडसन ने किसी भी बटालियन का नेतृत्व नहीं किया था। तो हमसे नहीं किया था यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनरल हडसन किसी भी बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो चौथी बटालियन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो थे हमारे वुड, जनरल वुड करके नाम था। और क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि किस जगह से यानी कि किस स्थान से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो जनरल वुड जो है ये गोरखपुर की तरफ जो है गोरखपुर पर आक्रमण करने के लिए गया था। और जो जनरल जेलेस्पी है ये देहरादून की तरफ से नेपाल पर आक्रमण कर रहा था। और ये जनरल मार्ले और जनरल ऑक्टरलोनी, तो दोस्तों जनरल मार्ले और जनरल ऑक्टरलोनी कहाँ से आक्रमण कर रहे थे, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। यदि आपको पता है तो आप इसको कमेंट जरूर करें। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो हमें जब सवाल है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो सही उत्तर होगा हमारा 22 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो उत्तराखंड में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कुल 22 राजमार्ग हैं।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम डीपली पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सवाल बहुत कम आते हैं, फिर भी एक न एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बन ही जाता है और ये बहुत छोटा टॉपिक है। तो देखते हैं। तो दोस्तों जब उत्तराखंड का गठन हुआ था 2000 में, तब उत्तराखंड में केवल 9 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। तो गठन के समय उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे? 9। अब 22 राजमार्ग हैं। तो इनमें सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वो NH नेशनल हाईवे नंबर 7 है, और जिसकी लंबाई जो है ये लगभग 402 किलोमीटर है। अब इसी तरह सबसे छोटा जो होगा हमारा, सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो NH30 है। NH30 जो है ये सबसे छोटा है और इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। इसी तरह से दोस्तों कभी कभी सवाल पूछ लेता है, इस तरह से भी बनता है कि बताइए बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ के लिए कौन सा नेशनल हाईवे जाता है या किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है ये हमारा बद्रीनाथ, ये नेशनल हाईवे नंबर 7 पर स्थित है, और केदारनाथ जो है ये नेशनल हाईवे नंबर 107 पर स्थित है। इसी तरह से यमुनोत्री जो है नेशनल हाईवे नंबर 34 पर स्थित है, और गंगोत्री जो है ये नेशनल हाईवे नंबर 134 पर स्थित है। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं कि उत्तराखंड, सूची 1 में उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन दिए गए हैं और उनको उनके होने के वर्ष से संबंध हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, खास पट्टी वन आंदोलन जो है ये 1906 में होता है, 1906-7 में। कुंजड़ी वन आंदोलन जो है ये, कुंजड़ी वन आंदोलन जो है ये होता है, कुंजड़ी वन आंदोलन जो है ये 1904 में होता है। फिर राजगढ़ी वन आंदोलन जो है ये 1926 से 30 के बीच में होता है, और ये डांगी चोरा वन आंदोलन जो है ये 1946 में होता है। तो ऑप्शन ए का तो हो जाएगा 4, फिर ऑप्शन बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं, तो दोस्तों अब देखते हैं हम इन आंदोलनों को के कारणों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला आंदोलन है हमारा खास पट्टी वन आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन जो है ये 1906-7 के दौरान जब नए भूमि बंदोबस्त किए गए थे कीर्ति शाह के शासनकाल में, तब लोगों ने इसका विरोध किया था, और इसके विरोध में ही खास पट्टी वन आंदोलन अस्तित्व में आया। इस आंदोलन का जो परिणाम था दोस्तों, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना होती है। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना होती है। तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके परिणाम स्वरूप होती है? खास पट्टी वन आंदोलन के। अगला आंदोलन है हमारा कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन क्यों हुआ था? तो उस समय जो कीर्ति शाह का शासन चल रहा था, कीर्ति शाह जो था वो अंग्रेजों का बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा, अंग्रेजों के प्रति उसकी अच्छी छवि थी। उस छवि को बनाए रखने के लिए उसने अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी प्रजा पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया था, और उसी टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में कुंजड़ी वन आंदोलन किया गया था। तो कुंजड़ी वन आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? अंग्रेजों के मदद के लिए जो टैक्स बढ़ाया गया था उसके विरोध में किया गया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो अमर सिंह कर रहे थे। अमर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। फिर अगला वन आंदोलन है हमारा राजगढ़ी वन आंदोलन। राजगढ़ी वन आंदोलन जो है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन आंदोलन है, क्योंकि राजगढ़ी वन आंदोलन के कारण ही जो हमारा रवाई कांड होता है, यानी कि उत्तरकाशी के क्षेत्र में जो स्थित है रवाई कांड, रवाई क्षेत्र, वहाँ पर होता है हमारा 30 मई 1930 को यह रवाई कांड होता है। 30 मई 1930 को यह रवाई कांड होता है। तो ये किस वन आंदोलन का एक हिस्सा था? ये राजगढ़ी वन आंदोलन का ही एक हिस्सा था। अगला सवाल है, फतेह शाह के समय रचित कृति तथा उनके रचनाकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों देखिए, फिर से यही मिलान वाला सवाल आ गया है। तो देखते हैं, चटा जो फतेह शाह के दरबार में प्रमुख रचनाकार रहते थे, उनके द्वारा जो पुस्तकें रची गई हैं उनके नाम सूची 2 में दिए गए हैं। तो जटाधर जो कि फतेह शाह के दरबार में रहते थे, इनके द्वारा जो रचना की गई है वो फतेह शाह करण की रचना की गई है, और रतन कवि के द्वारा फतेह प्रकाश की रचना की गई है। रतन कवि द्वारा फतेह प्रकाश की रचना की गई है। रामचंद्र द्वारा फतेह शाह यशो वर्णन की रचना की गई है। फिर अंत में सुखदेव के द्वारा जो है वो वृत्त विचार की रचना की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 3 और 4। तो 2 1 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो एक वृत्त विचार है, इसी नाम से मिलती जुलती एक रचना है वृत्त कौमुदी। तो वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? तो वृत्त कौमुदी जो है ये मतीराम की रचना है। तो वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है, और वृत्त विचार जो है ये सुखदेव की रचना है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, 1995 में श्रीनगर में स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में निम्न में से किसकी मृत्यु हो गई थी? कूट के आधार पर चुनें। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही कठिन है, और आयोग आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछने लगा है। ये भी पिछले ही
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एक सवाल है जो मैंने आपको इसमें कराया है। तो देखते हैं, तो श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन में यही पूछा है। तो ऑप्शन यशोधर बेंजवाल इसी 1995 में श्रीयंत्र टापू कांड में मारे जाते हैं, और राजेश रावत जो हैं ये भी इसी कांड में मारे जाते हैं। तो और हंसा धनाई ये गलत हो जाएगा, ये हंसा धनाई जो है ये श्रीयंत्र टापू कांड में इनकी मृत्यु नहीं होती है, और न ही बेलमती चौहान। तो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित एक प्रमुख घटना थी, श्रीयंत्र टापू कांड। तो श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? 1995 में हुआ था। पूछ लेता है कि श्रीयंत्र टापू किस स्थान पर है, तो श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई थी उत्तराखंड आंदोलन के दौरान। तो पहला है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति जो है ये हमारी अगस्त क्रांति जो घटित होती है वो 8 अगस्त 1994 को होती है। तो 8 अगस्त 1994 को होती है। इसमें जो है हमारे जीत बहादुर गुरुंग शहीद हो जाते हैं। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1994। फिर होता है हमारा खटीमा कांड। तो खटीमा कांड कब होता है? ये 1 सितंबर 1994 को घटित होता है, खटीमा कांड। फिर होता है हमारा मसूरी कांड इसके बाद, जो कि 2 सितंबर 1994 को होता है। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है मुजफ्फरनगर कांड। तो मुजफ्फरनगर कांड जो होता है ये 2 अक्टूबर 1994 को होता है, और इसी घटना को, मुजफ्फरनगर कांड को, क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। और मुलायम सिंह सरकार के इस समय मुलायम सिंह यादव की जो इस समय थी वो सरकार थी। फिर 3 अक्टूबर को एक और कांड होता है, 3 अक्टूबर को एक और घटना होती है। 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड में जो है वो कई स्थानों पर लोग शहीद हो जाते हैं आंदोलन के दौरान। अगला सवाल है, निम्नलिखित कत्यूरी शासकों का उनके शासनकाल के संदर्भ में क्रम निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। किस राजा ने सबसे पहले उत्तराखंड पर शासन, किस कत्यूरी राजा ने उत्तराखंड पर सबसे पहले शासन किया था? तो उत्तराखंड पर सबसे पहले जो शासन करता है वो बसंत देव था, उसके बाद खरपर देव, फिर त्रिभुवन देव, और फिर आता है ललित सूर देव। तो इनका सही क्रम यही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस कत्यूरी राजाओं के जो प्रमुख बातें हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। तो इस पर कत्यूरी राजाओं के लगभग 3 परिवारों ने पूरे उत्तराखंड पर शासन किया था। इन 3 परिवारों के लगभग 14 शासकों ने, जिनमें प्रथम परिवार वंश की स्थापना जो करते हैं वो वसंत देव करते हैं, और दूसरे वंश की स्थापना जो करते हैं वो निम्बर करते हैं, और तीसरे परिवार की जो स्थापना करते हैं वो सलोणादित्य करते हैं। इन सलोणादित्य करते हैं, आपको ये याद करना है और इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है। तो दोस्तों अगला सवाल है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों यहाँ गढ़वाल परिषद का अधिवेशन पूछा है, इसे कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन मत समझना। तो गढ़वाल परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो कोटद्वार में होता है, कोटद्वार में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो अल्मोड़ा में होता है। अगला सवाल है उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो गोविशाण की जो है वो कहाँ पहचान की गई है? ये गोविशाण की काशीपुर में इसकी पहचान की गई है। तो गोविशाण से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं जो कि आयोग पूछता है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो गोविशाण प्राचीन नाम जो था काशीपुर का वो गोविशाण था। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? गोविशाण था। ये सवाल कई बार बन चुका है। तो गोविशाण जो था वो मेनली 3 क्षेत्रों से मिलकर बना था। एक तो अकेला काशीपुर हो ही गया, फिर पीलीभीत और रामपुर, इन 3 जिलों से मिलकर बना था हमारा गोविशाण। इन 3 क्षेत्रों से मिलकर बना था गोविशाण। फिर क्या है, गोविशाण में जो आते हैं वो एक चीनी यात्री भी यहाँ पर आते हैं, यानी काशीपुर में एक चीनी यात्री भी आते हैं 636 ईस्वी में। 636 ईस्वी में जो है हुइनसांग काशीपुर आता है और इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में अपनी पुस्तक सी यू की में जानकारी देता है। किसकी? गोविशाण की। और चंद काल में काशीपुर को क्या कहते थे? तो चंद काल में काशीपुर को जो है कोटा कहा जाता था। चंद काल में काशीपुर को कोटा, और प्राचीन नाम जो है इसका गोविशाण भी इसका प्राचीन नाम है। तो गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? तो गोविशाण का जो सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था वो कनिंघम ने किया था। कनिंघम ने 1869 में इसका सर्वेक्षण कराया था। अब देखते हैं अगला सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हेमवत शब्द का प्रयोग किस में किया गया? तो हेमवत जो है वो वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र का नाम था हेमवत। तो वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र का नाम क्या था? हेमवत था। फिर अलकापुरी क्या है?
अलकापुरी जो है ये आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। तो अलकापुरी क्या है? आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान। फिर आता है ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर क्या है? बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर थी। तो बाणासुर की राजधानी जो थी वो ज्योतिषपुर थी। और तपोवन लक्ष्मण जी की जो है ये तपस्थली है, तपोवन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। तो 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 4, 3, 2। तो दोस्तों आज हमने देखा उत्तराखंड जीके के नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रमुख एमसीक्यूज। ये दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा ये चैनल अभी नया नया है और हमसे कुछ त्रुटि हो भी जाती है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा होती हूँ। तो आपसे एक अनुरोध है कि हमारी जो कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा ये चैनल अभी नया नया है और हमसे कुछ त्रुटि हो भी जाती है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा होती हूँ। तो आपसे एक अनुरोध है कि हमारी जो कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। दोस्तों आपका जो ये सुझाव होगा हम इसको, हमारे लिए यह बहुत, आपका जो सुझाव है हमारे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।